नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 12 में आपका स्वागत है। तो हम कक्षा 12 में जो समकालीन जो विश्व की राजनीति है उसमें हम पढ़ रहे थे। आपका जो अध्याय है एक शीत युद्ध का दौर। का दौर। तो देखिए विद्यार्थियों, इस अध्याय के अंदर आप जो पिछले 2-4 वीडियो के अंदर आपने देखा कि शीत युद्ध क्या है, क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, शीत युद्ध के दायरे क्या हैं, कूटनिरपेक्षता क्या है, विश्व में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है। उसके बाद में जो अपना जो टॉपिक था वो चल रहा था भारत और शीत युद्ध। तो देखिए कि शीत युद्ध के समय जो भारत है, भारत को क्या फायदा हुआ, इस वीडियो की शुरुआत में पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। तो देखिए, तो यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया था कि कूटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में कि भारत कूटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या है, एक नेता है। और कूटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत को 2 स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। जो पहला है, तो भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों से क्या रखा, अलग रखा, और विश्व की महाशक्तियों के खेमेबंदी से क्या रहा, अलग रहा। दूसरा है कि भारत ने उपनिवेश के चुंगल से मुक्त हुए 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को महाशक्तियों के खेमे में जाने से रोकने का पुरजोर क्या किया, विरोध किया। तो देखिए, तो हम आगे और कर सकते हैं कि शीत युद्ध के समय भारत की बात करते हैं अपन कि शीत युद्ध के समय भारत की नीति न तो सकारात्मक थी। शीत युद्ध के समय भारत की नीति नकारात्मक थी, नकारात्मक थी, और न ही निष्क्रियता की थी, न ही निष्क्रियता की थी। देखिए, तो हम पढ़ रहे हैं कि भारत और शीत युद्ध। तो शीत युद्ध के समय जो भारत है, भारत ने अपने 2 स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। तो भारत देखिए, कूटनिरपेक्ष आंदोलन के एक नेता के रूप में भारत ने शीत युद्ध के समय अपने आप को दोनों महाशक्तियों के गुटों से क्या रखा, अलग रखा। दूसरा, जो विश्व के 9 स्वतंत्र जो उपनिवेश राष्ट्र हैं उनको महाशक्तियों के खेमे में जाने से क्या किया, रोका। हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध के समय जो भारत की नीति थी वो न तो नकारात्मक थी और न ही निष्क्रियता की नीति थी, क्योंकि नेहरू जी ने कहा था कि गुटनिरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है। कहा था कि गुटनिरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है।
गुटनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं होगा कि तटस्थता की नीति हो, तो तटस्थता का अर्थ मैंने आपको बताया था। और गुटनिरपेक्षता का अर्थ ये भी नहीं है कि संलग्न ही नहीं होना। तो गुटनिरपेक्षता का मतलब पलायन की नीति भी नहीं है कि अपने आप को अलग रख करके और एक दूसरी दिशा में जाना। और देखिए, भारत शीत युद्ध के समय प्रतिद्वंद्वियों की जकड़ ढीली करने के लिए प्रतिद्वंद्विता है कि जकड़ ढीली करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में था। अंतरराष्ट्रीय मामलों में सक्रिय हस्तक्षेप अंतरराष्ट्रीय मामलों में सक्रिय हस्तक्षेप करने के पक्ष में था। ये देखिए, तो पहला, इस शीत युद्ध के समय भारत की नीति न तो क्या थी, नकारात्मक थी, और न ही शीत युद्ध के समय जो भारत की नीति थी वो निष्क्रियता की नीति थी। क्योंकि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो जनक थे, प्रेरणा थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसने कहा था कि गुटनिरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है। तो गुटनिरपेक्षता के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि गुटनिरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है। भारत शीत युद्ध के समय प्रतिद्वंद्वियों की जकड़ ढीली करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मामलों में सक्रिय हस्तक्षेप करने के क्या था, पक्ष में था। जो शीत युद्ध के समय जो सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य जो प्रतिस्पर्धा थी, उस प्रतिस्पर्धा की जो जकड़ थी, बंधन थे, वो ढीले करने के लिए भारत अंतरराष्ट्रीय मामलों में सक्रिय हस्तक्षेप करने के क्या था, पक्ष में था। और देखिए, और दूसरे नंबर पर देखिए, शीत युद्ध के समय भारत ने दोनों गुटों के मध्य मतभेदों को शीत युद्ध के समय भारत ने दोनों गुटों के मध्य मतभेदों को दूर या कम करने की कोशिश की है। दूर या कम करने की क्या किया है, कोशिश की है। इस तरह उसने इन मतभेदों को पूर्णव्यापी रूप युद्ध का रूप लेने से रोका।
देखिए, तो भारत और शीत युद्ध के समय देखिए जो दूसरी बात है कि शीत युद्ध के समय भारत ने दोनों गुटों के मध्य, ये दोनों गुट कौन कौन से थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में अगर किसी मामले को लेकर, किसी विवाद को लेकर के अगर टकराव था, मतभेद था, उसको दूर किया, मतभेदों को दूर या कम करने की क्या की भारत ने कोशिश की, और इन मतभेदों को पूर्णव्यापी युद्ध का रूप लेने से क्या किया, भारत ने रोका। नहीं, तीसरा विश्व युद्ध का खतरा लगातार विश्व के अंदर क्या रहा था, उस समय मंडरा रहा था। तो एक बार आप इसको उतार लीजिए दोनों को, फिर आगे और पढ़ाएंगे। तो एक बार उतार लीजिए कि शीत युद्ध के समय भारत की नीति न तो नकारात्मक थी और न ही क्या थी, निष्क्रियता की नीति थी, क्योंकि नेहरू जी ने कहा था कि गुटनिरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है, और भारत शीत युद्ध के समय प्रतिद्वंद्वियों की जकड़ ढीली करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मामलों में सक्रिय हस्तक्षेप करने के क्या था, पक्ष में था। दूसरा देखिए कि शीत युद्ध के समय भारत ने दोनों गुटों के मध्य मतभेदों को दूर या कम करने की क्या की, कोशिश की, और इन मतभेदों को पूर्णव्यापी युद्ध का रूप लेने से क्या किया, रोका। जैसा कि आपको पता है शीत युद्ध का दौर दोनों महाशक्तियों के बीच चल रहा था, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। इनके मध्य जो मतभेद थे, विवाद के मुद्दे थे, उसको भारत ने कम करने की या सुलझाने की क्या की, कोशिश की, ताकि विश्व तीसरे महायुद्ध से क्या करे, बच सके। और इस तरह भारत ने तीसरा इन मतभेदों को पूर्णव्यापी युद्ध का रूप लेने से क्या किया, रोका। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके भारत ने इन मैटरों को, इन विवादों को सुलझाने की क्या की, कोशिश की। तो देखिए इसके बाद नंबर 3 देखिए, शीत युद्ध के दौर में भारत ने क्या किया, तीन नंबर देखिए, भारत के राजनयिकों और नेताओं ने भारत के राजनयिकों और नेताओं ने भारत के राजनयिकों और नेताओं ने या भारत के राजनयिकों और नेताओं का उपयोग, भारत के राजनयिकों और नेताओं का उपयोग शीत युद्ध के दौर के अक्सर शीत युद्ध के दौर के प्रतिद्वंद्वियों के बीच जो शीत युद्ध के दौर के प्रतिद्वंद्वियों शीत युद्ध के दौर प्रतिद्वंद्वियों के बीच समान व मध्यस्थता करने के लिए हुआ। मध्यस्थता करने के लिए हुआ। तो देखिए
कि जो तीसरे नंबर पर है भारत और शीत युद्ध के समय, कि भारत के जितने भी राजनयिक थे, जो राजनीतिक शास्त्री थे या राजनीतिक जो नेताएं थे, उनका जो उपयोग है अक्सर शीत युद्ध के दौर में, शीत युद्ध के समय प्रतिद्वंदियों के बीच में, प्रतिद्वंदी जो सोवियत संघ था और संयुक्त राज्य अमेरिका के जो गुट में शामिल राष्ट्र थे, उनके बीच में संवाद, बातचीत और मध्यस्थता, बिचौलियों के लिए बातचीत करने के लिए मीडिएटर के निभाई उन्होंने भूमिका निभाई। उनका उपयोग उनके बीच में मध्यस्थता और संवाद कराने के लिए हुआ। इसके बाद देखिए, जैसे उन्नीस सौ 50 के दशक में जैसे 1950 के दशक में कोरियाई युद्ध के दौरान, कोरियाई युद्ध के दौरान, जैसे कि 1950 के दशक में कोरियाई युद्ध के दौरान भारत के राजनीतिक और नेताओं ने प्रतिद्वंदियों के बीच संवाद और मध्यस्थता की भूमिका निभाई। और देखिए, भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अन्य सदस्यों को भी, भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल सदस्य देशों को भी भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अन्य सदस्यों को भी ऐसे कामों में संलग्न रखा। अब देखिए, इस शीत युद्ध के समय भारत ने न केवल प्रतिद्वंदियों के बीच संवाद और मध्यस्थता की भूमिका निभाई, इसके अलावा भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेता होने के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल जो सदस्य देश थे उनको भी ऐसे कामों में संलग्न रखा कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिद्वंदता है, विवाद है, टकराव है, उनमें वो मध्यस्थता की क्या निभाए, भूमिका निभाए। देखिए, शीत युद्ध के दौरान नेक्स्ट जो 5वें नंबर पर है कि शीत युद्ध के समय शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार उन क्षेत्रीय और शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार उन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की, जो शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार उन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की जो
अमेरिका व सोवियत संघ, अमेरिका व सोवियत संघ की खेमों से नहीं जुड़ी थी, खेमों से नहीं जुड़े थे, खेमों से नहीं जुड़े थे। तो इस प्रकार से देखिए, आगे देखिए नंबर जो 6 है कि देखिए 6ठे नंबर पर कि नेहरू जी ने स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के एक सच्चे नेहरू जी ने स्वतंत्र व परस्पर सहयोगी राष्ट्रों को, नेहरू जी ने स्वतंत्र व परस्पर सहयोगी राष्ट्रों को एक सच्चे राष्ट्रकुल के ऊपर रखा, एक सच्चे राष्ट्रकुल के ऊपर रखा और गहरा विश्वास जताया, ऊपर रखा और गहरा विश्वास जताया कि शीत युद्ध को खत्म करने में न सही कि शीत युद्ध को खत्म करने में न सही, लेकिन उसकी जो जकड़ है, उसकी जकड़ ढीली करने में, उसकी जकड़ ढीली करने में सकारात्मक भूमिका निभाई, सकारात्मक भूमिका निभाई। तो देखिए, तो इस प्रकार से देखिए कि जो अपना टॉपिक था वो चल रहा था भारत और शीत युद्ध। तो एक बार मैं आपको और दोहरा देता हूं कि ध्यान देना पड़ेगा कि भारत और शीत युद्ध देखिए कि एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में, एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में भारत ने शीत युद्ध के दौर के समय अपनी दोहरी भूमिका निभाई। सबसे पहले देखिए, भारत ने अपनी कूटनीति से, अपनी समझ से अपने आप को दोनों महाशक्तियों के खेमे से क्या रखा, अलग रखा। ये भारत की कूटनीति थी कि शीत युद्ध के दौर के समय भारत ने दो प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक भूमिका निभाई। एक तो भारत ने शीत युद्ध के दौर के समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में अपने आप को दोनों महाशक्तियों से क्या रखा, अलग रखा। दूसरा देखिए, उसी समय एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के जो नव स्वतंत्र जो राष्ट्र थे उनको सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के गुटों में जाने से भारत ने क्या किया, रोका और उनका पुरजोर क्या किया, वो लोग
विरोध किया, उनका पुरजोर क्या किया, विरोध किया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आगे की बात है कि शीत युद्ध के दौर के समय भारत की अंतरराष्ट्रीय जो नीति थी, शीत युद्ध के दौर के समय भारत की जो अंतरराष्ट्रीय नीति थी वो न तो नकारात्मक थी और न ही निष्क्रियता थी। तो इस प्रकार से देखिए नेहरू जी ने विश्व को याद दिलाया कि गुटनिरपेक्ष कोई पलायन की नीति नहीं है। गुटनिरपेक्ष का मतलब नहीं है कि विश्व की राजनीति से अलग ही हट जाए, अलग ही चले जाए, दूर चले जाए। तो गुटनिरपेक्ष कोई पलायन की नीति नहीं है। शीत युद्ध के दौर में भी देखिए कि भारत ने शीत युद्ध में प्रतिद्वंद्वों की जो जकड़ ढीली करने में अंतरराष्ट्रीय जो मामले हैं उसमें सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के क्या था, भारत पक्ष में था। पहला पॉइंट ये आता है कि शीत युद्ध के दौर के समय भारत प्रतिद्वंद्वियों के बीच में जो विवाद थे उसको सुलझाने के लिए सक्रिय हस्तक्षेप करने के क्या था, पक्ष में था। इसके बाद देखिए भारत ने कई ऐसे मामले आए कि भारत ने दोनों गुटों के मध्य कई बार संवाद स्थापित किया, बिचौलिया की भूमिका निभाई, मध्यस्थता की भूमिका निभाई और सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य जो विवाद थे उनको सुलझाने में, उन विवादों को दूर करने में मिडवे की मध्यस्थता की भूमिका निभाई और ऐसे विवादों को एक पूर्णव्यापी युद्ध का रूप लेने से क्या किया, भारत ने रोका। इसके बाद देखिए भारत के कई राजनयिक और नेताओं का उपयोग अक्सर शीत युद्ध के काल के समय या शीत युद्ध के दौर के समय प्रतिद्वंद्वियों के बीच संवाद और मध्यस्थता करने के लिए हुआ, जैसे 1950 के दशक में कोरिया युद्ध के दौरान। नेक्स्ट देखिए कि शीत युद्ध के काल के समय भारत के राजनयिक और नेताओं का अक्सर जो उपयोग है वो सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य बातचीत और मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए हुआ, जैसे 1950 में कोरिया युद्ध के दौरान। जब कोरिया युद्ध चल रहा था 1950 में, इसके बाद में कोरिया के दो टुकड़े हुए, उत्तरी कोरिया और एक दक्षिण कोरिया। तो उत्तरी कोरिया है वहाँ आज तानाशाही है, किम जोंग की सरकार है, और जो दक्षिण कोरिया वहाँ एक लोकतांत्रिक है सरकार है। इसके बाद में देखिए भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल सदस्य देशों को भी ऐसे कामों में संलग्न रखा। कैसे कामों में कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद है उनको बातचीत, मध्यस्थता के या संवाद के द्वारा सुलझाए, और ऐसा भारत भी करेगा और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अन्य शामिल जो राष्ट्र हैं वो भी ऐसे ही करेंगे। इसके बाद देखिए शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय बनाए रखने की क्या की कोशिश की। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार उन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय बनाए रखने की क्या की कोशिश की, और अमेरिका व सोवियत संघ के खेमों से नहीं जुड़े हुए थे। ऐसे राष्ट्रों को भारत ने दोनों महाशक्तियों से क्या रखा, अलग रखा, ताकि महाशक्तियों की जो सदस्य संख्या है वो न बढ़ सके। इसके बाद देखिए नेहरू जी ने कहा था कि स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों को एक सच्चे राष्ट्रकुल के ऊपर रखा, और उनके ऊपर गहरा विश्वास जताया कि शीत युद्ध को खत्म करने में न सही लेकिन शीत युद्ध की जकड़ ढीली करने में इन राष्ट्रों ने अपनी सकारात्मक क्या निभाई है, भूमिका निभाई है। इसके बाद देखिए एक बार आप इसको उतार लीजिए, फिर इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि गुटनिरपेक्ष की नीति के कारण भारत का प्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार हित साधन हुआ। तो एक बार आप इसको जल्दी करो। तो देखिए
देखिए जो आगे अपन पढ़ेंगे कि गुटनिरपेक्षता की नीति ने कम से कम दो तरह से भारत को प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किया कि गुटनिरपेक्षता की नीति ने कम से कम दो तरह से गुटनिरपेक्षता की नीति ने कम से कम दो तरह से भारत का प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किया। तो देखिए ये आपको पता ही है कि शीत युद्ध के दौर के समय भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, यानी विश्व के सैन्य गुटों से कोई जुड़ाव न रखना, अलग रहकर अपनी स्वतंत्र विजय नीति का संचालन करना। अब इस गुटनिरपेक्षता की नीति का संस्थापक होने के कारण, जनक होने के कारण भारत को गुटनिरपेक्षता से दो प्रकार का भारत का हित सदा, भारत के जो हित थे उनकी पूर्ति हुई, या हम कह सकते हैं भारत ने सकारात्मक लाभ हुए या भारत की कई प्रॉफिट हुए। तो दो तरह के कौन से प्रॉफिट थे देखिए। पहला था नंबर 1 कि गुटनिरपेक्षता के कारण गुटनिरपेक्षता के कारण भारत ऐसे अंतरराष्ट्रीय गुटनिरपेक्षता के कारण भारत ऐसे अंतरराष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका गुटनिरपेक्षता के कारण भारत ऐसे अंतरराष्ट्रीय फैसले व पक्ष ले सका जिससे उसका हित सत्ता हो, न कि महाशक्तियों का वह उसकी सीमा का। पहला फायदा भारत को ये हुआ देखिए कि गुटनिरपेक्षता के कारण भारत ऐसे कई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैसला ले सका और ऐसे फैसलों को भारत ने पक्ष लिया। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य संघ के जो मध्यस्थता की जो भूमिका निभाई, कई विवादों का समाधान भारत ने किया शीत युद्ध के दौर के समय। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कारण ही भारत ऐसे फैसले ले सका और ऐसे अंतरराष्ट्रीय फैसले पक्ष में लिया जिससे भारत का हित सत्ता हो, न कि महाशक्तियों का या उसके खेमे में शामिल राष्ट्रों का। दूसरा देखिए, दूसरा क्या फायदा रहा देखिए कि भारत हमेशा इस स्थिति में रहा इस स्थिति में रहा है या रहा है कि
भारत हमेशा इस स्थिति में रहा है कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो है एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वह दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश करे। वह दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश करे। करीब आने की क्या करे? कोशिश करे। अगर भारत महसूस की महाशक्तियों में से कोई उसकी अनदेखी कर रहा है या अनुचित दबाव डाल रहा है तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ अपना रुख कर सकता था। देखिए, अगर भारत को ऐसे लगे कि दोनों महाशक्तियों में से एक महाशक्ति उसकी अनदेखी कर रही है या दबाव डाल रही है कि दोनों महाशक्तियों में से एक महाशक्ति उसकी अनदेखी कर रही है या दबाव डाल रही है तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ अपना रुख कर सकता था। तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ अपना रुख कर सकता है। अपना रुख कर सकता है। देखिए, तीसरा है कि इस कारण दोनों महाशक्तियों में कोई भी बात को लेकर न तो बेफिक्र हो सकता था, नहीं दोष जमा सकता था। तो इस प्रकार से देखिए कि जो एक प्रश्न है आपका ये बनता है कि कूटनिरपेक्ष आंदोलन अपनाए जाने के कारण या कूटनिरपेक्षता की नीति के कारण भारत को किस प्रकार के फायदे हुए या भारत का सकारात्मक पक्ष क्या रहा। तो देखिए, कूटनिरपेक्षता की नीति ने कम से कम दो तरह से भारत का प्रत्यक्ष रूप से क्या किया, हित साधन किया कि कूटनिरपेक्षता की नीति अपनाने के कारण भारत को कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो प्रकार से क्या पहुंचे, फायदे पहुंचे। सबसे पहला फायदा है कि कूटनिरपेक्षता के कारण
भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिससे भारत का फायदा होता हो, भारत को क्या होता हो, प्रॉफिट होता हो, और न कि ऐसे फैसलों से किसी महाशक्ति या महाशक्ति में शामिल या खेमे में शामिल किसी देशों का। तो सबसे पहला फायदा हुआ कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे फैसले और पक्ष लिए जिससे भारत का भला होता हो, भारत का हित सधता हो, न कि महाशक्तियां उसमें शामिल खेमों का। इसके बाद देखिए कि जो दूसरा जो हित था भारत का वो क्या जुड़ा हुआ था कि भारत हमेशा शीत युद्ध के काल में या शीत युद्ध के दौर में भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि अगर एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वह दूसरी महाशक्ति की करीब आने की कोशिश करे, या दूसरी महाशक्ति के करीब आने की क्या करता भारत कोशिश करता। तो दूसरी महाशक्ति देखिए, तो दूसरा फायदा क्या रहा कि एक महाशक्ति अगर भारत के खिलाफ चल जाए, भारत के पक्ष में न रहे और खिलाफ जाए, तो भारत दूसरी महाशक्ति की तरफ रुख कर सकता था, करीब जाने की कोशिश कर सकता था। इससे दोनों महाशक्तियां भारत की किस में थी, नियंत्रण में नहीं रहेगी। अगर भारत को ऐसे लगे कि जो दोनों महाशक्तियां हैं, तो भारत को ऐसे लगे कि जो दोनों महाशक्तियां हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस, उनमें से कोई एक महाशक्ति अगर भारत की अनदेखी कर रही है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, कोई भारत को तवज्जो है या फिर भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो इमेज है अनदेखी कर रही है या भारत के ऊपर क्या डाल रही है, दबाव डाल रही है, तो भारत दूसरी महाशक्ति की तरफ अपना रुख कर सकता था या दूसरी महाशक्ति की तरफ जा सकता था। इस कारण दोनों महाशक्तियों में कोई भी भारत को लेकर न तो बेफिक्र हो सकता था और न ही भारत के ऊपर दोष जमा सकता था। तो इस प्रकार गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नीति अपनाने के कारण शीत युद्ध के दौर में भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो प्रकार से क्या हुई है, फायदे हुए, जो दोनों आपको बोर्ड पर लिखा भी दिया है और मैंने समझा भी दिया है। तो आप एक बार इसको उतार लीजिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अपन कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचनाएं। कि कई जो आलोचक हैं वो ये मानते हैं कि भारत की गुटनिरपेक्षता की जो नीति हैं उनमें क्या थी, बोलो, कमियां थी। वो कमी कौन कौन सी थी, तो अपन ये पढ़ेंगे इसी वीडियो में। तो आप एक बार इसको उतार लीजिए। इसके बाद पढ़ाएंगे आपको भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचनाएं। तो आप कोई भी कार्य करो उसमें कुछ न कुछ तो क्या रहती हैं, कमियां रहती हैं, और वही कमियां आपको, जब उन कमियों को आप पूरा करते हो तो वही कमियां आपको परिपूर्ण बनाती हैं। तो किसी प्रकार गुटनिरपेक्षता से भारत को फायदे भी रहे। तो कुछ विद्वानों का मानना है, कुछ राजनीतिक शास्त्रियों का मानना है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नीति अपनाने के कारण भारत में इसका लाभ नहीं हुआ, कुछ लॉस हुए हैं, या फिर इसमें कुछ क्या थी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नीति में कुछ क्या थी, कमियां थी, वो कौन कौन सी हैं। तो इसकी जो आलोचना है वो अपन पढ़ेंगे। तो एक बार आप फटाफट बता दीजिए, एक बार मैं और बोल देता हूँ इसको कि गुटनिरपेक्षता की नीति ने कम से कम दो तरह से भारत का प्रत्यक्ष रूप से क्या किया, साधन किया। पहला है गुटनिरपेक्षता के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले व पक्ष ले सका जिससे उसका हित सधता हो, न कि महाशक्तियां उसके खेमों का या महाशक्ति में शामिल देशों का। दूसरा है भारत शीत युद्ध के दौर के समय ऐसी स्थिति में रहा कि अगर एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वह दूसरी महाशक्ति के करीब आने की क्या करे, कोशिश करे। अगर भारत को ऐसे लगे कि दोनों महाशक्तियों में से एक महाशक्ति उसकी अनदेखी कर रही है या उस पर क्या डाल रही है, दबाव डाल रही है, तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ अपना रुख कर सकता था। इस तरह शीत युद्ध के दौर के समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दोनों महाशक्तियां थी, दोनों महाशक्तियां में कोई भी भारत को लेकर न तो बेफिक्र हो सकती थी और न ही दोष जमा सकती थी। तो एक बार फटाफट उतार लिया होगा आपने। तो इसके बाद अब पढ़ेंगे अपन कि गुटनिरपेक्षता का जो आलोचना है
या गुटनिरपेक्षता की जो कमियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए अब अपन पढ़ेंगे कि गुटनिरपेक्ष जो गुटनिरपेक्षता की नीति है नीति की आलोचनाएं। तो देखिए इस वीडियो के आगे अपन शुरुआत करते हैं कि जो गुटनिरपेक्षता की नीति की जो आलोचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए कि हम गुटनिरपेक्षता की नीति की जो दो कारणों से यहाँ आलोचना की क्या करेंगे, अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए कि पहला तर्क क्या है। सबसे पहले देखिए पहला कि कुछ आलोचकों का तर्क है कुछ आलोचकों का जो कमियां गिनाने वाले हैं उनका तर्क है कि भारत की गुटनिरपेक्षता सिद्धांत विहीन है। कुछ आलोचकों का तर्क है कि भारत की गुटनिरपेक्षता सिद्धांत विहीन, भारत की गुटनिरपेक्षता सिद्धांत विहीन है। कुछ आलोचकों का तर्क है कि भारत की जो गुटनिरपेक्षता की जो नीति है वो सिद्धांत विहीन है। देखिए कहा जाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता रहा। तो देखिए कि जो गुटनिरपेक्षता की जो नीति है इसकी जो आलोचना है इसके
दो तर्कों के आधार पर, दो कारणों के आधार पर हम भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचनाएं कर सकते हैं। तो भारत के कुछ गुटनिरपेक्ष नीति के जो आलोचक हैं वो मानते हैं कि भारत की जो गुटनिरपेक्षता की जो नीति है वो कैसी है, सिद्धांत विहीन है। कैसी है, सिद्धांत विहीन है, कि नियमों के अनुरूप नहीं है। क्यों नहीं है कि देखिए, इस भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद हैं, मामले हैं, उन पर कोई निश्चित फैसला या पक्ष लेने से क्या रहा, बचता रहा। भारत ने, भारत की जो आपने गुटनिरपेक्षता नीति की जो प्रॉफिट देखी, हित देखी, उसमें एक ही था कि गुटनिरपेक्षता की नीति के कारण भारत ऐसे कई फैसले अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कई फैसले या पक्ष ले सका जिससे भारत का हित सधता हो। तो उसी को ही मुख्य आधार बना करके जो इसके जो आलोचक हैं उनका मानना है कि भारत की गुटनिरपेक्षता सिद्धांत विहीन है, क्योंकि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से क्या रहा, बचता रहा। यानी दूध का दूध पानी का पानी, सही ढंग से न्याय नहीं कर सका। आलोचक मानते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ऐसे कई विवादों का समाधान किया जिसमें भारत ने उन विवादों का समाधान न्यायपूर्ण ढंग से नहीं किया, सिद्धांत विहीन है। क्यों? क्योंकि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित हित लेने से क्या रहा, बचता रहा। भारत ने ऐसे ही फैसले लिए जो भारत के किसी में हो, पक्ष में हो, तो ये न्यायपूर्ण है, सिद्धांत विहीन है। दूसरा देखिए कि दूसरा है कि देखिए आलोचकों का दूसरा तर्क है, आलोचकों का दूसरा तर्क देखिए कि आलोचकों का दूसरा तर्क है कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं रही। भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं रही। देखिए स्थिरता का मतलब तो आप जानते हो, एक जगह रुकना, एक जगह रहना। तो भारत के कुछ जो गुटनिरपेक्ष नीति के जो आलोचक हैं उन्होंने दूसरा पक्ष दिया कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं रही और कई बार भारत की स्थिति विरोधाभास रही है। कई बार भारत की स्थिति विरोधाभास रही है। कई बार भारत की स्थिति विरोधाभास रही है। देखिए, तो आलोचकों का जो दूसरा तर्क है वो ये है कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं रही, कई बार भारत की स्थिति विरोधाभास रही है। जैसे देखिए, महाशक्तियों के खेमों में शामिल होने पर दूसरे देशों का, महाशक्तियों के खेमों में, महाशक्तियों के खेमों में शामिल होने वाले दूसरे देशों का विरोध करने वाला भारत सन 1971 में सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए। अगस्त 1971 में
सोवियत संघ के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। सोवियत संघ के साथ संधि पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। और कई विदेशी पर्यवेक्षकों इसे सोवियत यूनियन में शामिल होना मानते हैं। खेमे में शामिल होना मानते हैं। शामिल होना मानते हैं। और देखिए इसके बाद देखिए आप यहाँ तक इसको उतारो तो इसके बारे में देखिए तो गुटनिरपेक्षता की नीति की जो आलोचनाएं हैं वो दो प्रकार से की जाती है। दो कारणों के तहत आलोचकों ने इसकी क्या की है? आलोचना की है। तो पहला तरह क्या दिया है? देखिए कि आपने गुटनिरपेक्ष नीति की जो हित साधन पक्ष पढ़े उसमें पढ़ा था कि भारत में गुटनिरपेक्ष नीति या गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे फैसले लिए जो भारत के पक्ष में हो, न कि महाशक्ति उसमें शामिल देशों के पक्ष में। तो इसी का ही आधार बनाया आलोचकों ने कहा कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति है वो सिद्धांत विहीन है, अन्यायपूर्ण है या न्याय संगत नहीं है। क्यों नहीं है? कि भारत में अपने राष्ट्रहितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जो मामले हैं उन पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से क्या रहा? भारत बसता रहा, यानी सही ढंग से न्याय नहीं कर सका। दूसरा देखिए आलोचकों का जो दूसरा तरक है वो ये मानते हैं कि भारतीय व्यवहार में स्थिरता नहीं रही। गुटनिरपेक्षता का मतलब है विश्व के दोनों सैन्य गुटों से अलग रह करके अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना, दोनों गुटों से अलग रहना। तो देखिए भारतीय व्यवहार में स्थिरता नहीं रही, भारत एक जगह नहीं रहा, अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति पर कायम नहीं रहा। कई बार देखिए भारत की स्थिति विरोधाभास की भी रही है, भारत ने कई मुद्दों पर क्या किए हैं? विरोध भी किए हैं। और आलोचकों का कहना है कि भारत ने महाशक्तियों के खेमों में शामिल होने वाले दूसरे देशों का विरोध करने वाला भारत कि भारत क्या करता था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में महाशक्तियों के बेड़े में शामिल होने से दूसरे देशों को नव स्वतंत्र राष्ट्रों का भारत ने रोका, उन पर विरोध किया। तो ऐसा विरोध करने वाला जो भारत जो हिमायती था उसने अगस्त 1971 में सोवियत संघ के साथ क्या की? संधि की। सोवियत संघ रूस के साथ क्या की? संधि पर हस्ताक्षर किए। और कई विदेशी जो पर्यवेक्षक हैं वो ये मानते हैं कि भारत सोवियत खेमे में क्या हुआ? शामिल हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि 1971 में सोवियत संघ के साथ संधि पर भारत ने हस्ताक्षर क्यों किए। तो आप एक बार इसको उतार लीजिए। तो इसके बाद देखिए, तो एक बार आप इसको उतारो। इसके बाद देखिए उतार लिया आपने।
तो देखिए, भारत व सोवियत संघ संधि, मित्रता संधि, इसकी अपन चर्चा कर रहे थे। तो ये कब हुई? 1971 में। तो देखिए, तो आप गुटनिरपेक्ष आंदोलन या गुटनिरपेक्ष नीति की आलोचना पढ़ रहे थे, उसमें कई दो आलोचकों ने जो दूसरा तर्क दिया कि भारत की जो नीति है वो स्थिरता की नहीं रही, कई बार विरोधाभास की रही। महाशक्तियों के खेमे में शामिल होने का दूसरे देशों का विरोध करने वाला भारत सन 1971 में सोवियत संघ मित्रता संधि पर क्या किए? भारत ने हस्ताक्षर किए और कई विदेशी जो पर्यवेक्षक हैं वो ये मानते हैं कि भारत सोवियत संघ में शामिल हो गया था। तो ऐसा नहीं है। इस भारत में सोवियत संघ की मित्रता संधि 1971 में क्यों हुई? देखिए कि 1971 में बांग्लादेश को लेकर के जब पाकिस्तान ने बांग्ला के ढाका में अपनी सेना क्या कर दी? स्थापित कर दी। और शेख मुजीबुर रहमान की नेतृत्व में जब सभ्यता की मांग उठ रही थी बांग्लादेश के अंदर, तो उस समय 1971 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश में अत्याचार क्या कर दिया? शुरू कर दिया। तो कई जो बांग्लादेशी जो शरणार्थी थी वो भारत की तरफ के हुए भगने लगे। भारत ने कई बांग्लादेशी शरणार्थियों को क्या दी? बोलो, सहायता दी, रहने के लिए आवास दिया, भोजन दिया, खाने के लिए। तो इस बात को लेकर के 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या हुआ? युद्ध हुआ। और 1971 में इस युद्ध में भारत क्या हुआ? विजय हुआ। और बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान में जो बांग्लादेश के बीच एक नवस्वतंत्र राष्ट्र का क्या हुआ? युद्ध हुआ। उस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। तो 1971 में देखिए, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका इनमें त्रिपक्षीय समझौता हुआ। और उस समय चीन और अमेरिका ने 1971 में किसका साथ दिया? पाकिस्तान का साथ दिया। तो जब अमेरिका ने पाकिस्तान का हित साधा, क्योंकि अमेरिका जो पाकिस्तान है वो सीटों और सैनिकों का क्या था? सदस्य था अमेरिका के जो सैन्य संगठनों से। तो भारत को ऐसा लगा उस समय, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो पाकिस्तान दौरे पर भी आए। जब भारत को तीनों ओर से घेरने की क्या की कोशिश की गई, तो जब एक महाशक्ति भारत के विपरीत दिशा में जा रही थी, तो भारत ने तुरंत 1971 में सोवियत संघ से क्या की? मित्रता की, ताकि इस त्रिपक्षीय जो संगठन था उसका क्या कर सके? मुकाबला कर सके। फिर बाद में जैसे ही सोवियत संघ से मित्रता संधि पर हस्ताक्षर 1971 में, तो अमेरिका ने जो अपने जो वर्चस्व था उसको धीमा कर लिया पाकिस्तान की तरफ बढ़ता हुआ। तो ये कारण था। तो इसमें भारत सरकार ने देखिए कि भारत की सरकार ने दृष्टिकोण यह था कि बांग्लादेश संकट के समय उसे राजनयिक और सैनिक सहायता की जरूरत थी, और यह संधि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों से संबंध बनाने से भी नहीं रोक सकती। तो इस प्रकार से देखिए कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है इसने कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। तो आपका देखिए जो ये अध्याय था शीत युद्ध का दौर, समकालीन विश्व की राजनीति से, ये पाठ आपका पूरा हुआ। और जो नए बच्चे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप रेगुलरिटी बनाए रखें, वीडियो को नियमितता से जरूर देखें, रोजाना देखें, और नोट्स वगैरह है ये आप उतारते रहें। जो अगला जो वीडियो आएगा उसमें जो आपका जो पाठ है दो ध्रुवीयता का अंत, ये चलाया जाएगा। और इसके बाद में जो पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं उनको आप जो अपनी नोटबुक है उसमें आप जरूर करोगे, और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप मेरी बातों को थोड़ा ध्यान जरूर दोगे। धन्यवाद।